अब चालू कर दे। हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बढ़िया बेटा, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास एकदम। अरे कैसे हो, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। ठीक ठाक एकदम बढ़िया। हाँ सर बढ़िया, सारे लोग बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? बस बेटा बढ़िया, मास्टर भी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो सर, लास्ट लेक्चर में बेटा अपनी जो बात चल रही थी, लास्ट लेक्चर में अपन जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था बच्चों? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हम लोग बात कर रहे थे, नाइट्रिक एसिड को खत्म कर दिए थे। नाइट्रिक एसिड को खत्म करने के बाद हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को स्टार्ट किए थे। सल्फ्यूरिक एसिड को स्टार्ट किया था तो बेटा उसमें जो है हमने जो बात करी थी, सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है, कांटेक्ट प्रोसेस की हेल्प से होता है, तो वो हमने कर दिया था। ठीक है, तो अब आज जो है हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, आप लोगों की हेल्प कैसे? क्या आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी क्लास 12 टेक्स्ट बुक है क्या? यस और नो, जल्दी बताओ। क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास? जल्दी से बता दो बेटा। यस और नो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो एक काम कीजिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसको खोल लीजिएगा। घर पे ही हो ना, तो घर पे पड़ी होगी कहीं भी, ढूंढो उसको, फटाफट से उसको लेके बैठो और उसको खोलो। उसमें से क्लास 12 पार्ट फर्स्ट पी ब्लॉक जो है उसको निकाल लो। पी ब्लॉक जो है उसको निकाल लीजिएगा। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो कांटेक्ट प्रोसेस है, उस कांटेक्ट प्रोसेस को आप लोग क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और उसमें जो है हम लोग आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, सबके पास है एनसीईआरटी, तो फटाफट से एनसीईआरटी निकालो और उसमें जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में कांटेक्ट प्रोसेस मिल जाए आप लोग डन बोलिएगा ताकि मैं बात को बढ़ाऊं। जल्दी कीजिएगा सर थोड़ा सा। उसमें जो डायग्राम है ना बेटा, वो डायग्राम समझा देता हूं, है ना। उस डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्या क्या बातें हैं, वो सब चीजें मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जैसे ही एनसीईआरटी में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए बस आप लोग खोल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग उसको जो डायग्राम बना हुआ है आधे पेज का, उस डायग्राम को निकाल लो ताकि मैं आप लोगों को वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों जल्दी करो, डन बोलो, जल्दी करो और डन बोलो। जल्दी करें भाई, चाय खत्म होने पे आ गई है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें बच्चों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 पार्ट फर्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या निकालना है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस, और कांटेक्ट प्रोसेस में आप लोगों को डायग्राम निकाल लेना है बेटा। वो डायग्राम जो है वो वहीं बना हुआ है, फटाफट निकालो, डन बोलो। जल्दी करें भाई थोड़ा सा, डन बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी ओपन करें। हो गया? अरे डन तो बोलो। डन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बाकी निकालिया एनसीईआरटी सबने? एनसीईआरटी निकालिया सबने? डन बोले भाई। डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। चलो तो चलिएगा, हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, मोबाइल रख देता हूं, मोबाइल का कोई काम नहीं है, बस आपको समझाना है। देखो सर, आप लोग जो है, अच्छा मोबाइल की जरूरत पड़ेगी मेरे को कब? जब मैं आपसे डन डनाडन पूछूंगा। ठीक है, चलो इतनी देर में आपको समझा देता हूं, सुनते जाना। देखो सर, सबसे पहले जब आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में क्या है सर, बहुत सारे टावर बर्नर जैसे बने हुए हैं, है ना। तो उसमें जो पहला टावर है, जो पहला बर्नर है, जो पहला टावर, जो पहला बर्नर है, उस पर आप देखो सर, उस पर लिखा हुआ सल्फर बर्नर। मिल गया क्या सबको? उसमें सल्फर रखा हुआ है और नीचे की साइड से, लेफ्ट साइड से जो है उसमें हॉट एयर क्या करी जा रही है, पास करी जा रही है। हॉट एयर जो है वो क्या करी जा रही है, पास करी जा रही है। क्या आप सबको मिल गया क्या? फटाफट बोलो, डन बोलो बेटा, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, क्या मिल गया क्या? यस और नो, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या आपको वो मिल गया क्या? यस, हाँ सर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि उसमें हॉट एयर पास करी जा रही है और सल्फर जो है वो क्या होता है, उस हॉट एयर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके ऊपर की साइड देखो बेटा, उसमें कहीं गैसेज निकल रही होंगी। उसमें ऊपर की साइड देखो गैसेज निकल रही होंगी। निकल रही है क्या गैसेज? अरे निकल रही है गैसेज, जैसे जैसे सुनते जाओ वैसे वैसे डन बोलते जाना।
उन गैसेज का कंपोजिशन लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, है ना, लिखा हुआ है ना, और साथ में क्या है सर, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो इंप्यूरिटीज हैं, वो जो भी इंप्यूरिटीज एयर में होती हैं वो सारी इंप्यूरिटीज वहां से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या सबको मिल गया क्या? यस और नो, जल्दी बोले, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मिल गया? यस। अब देखो सर, उसको है ना अगले चेंबर में लेके जाया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है, ऊपर से पानी डाला जा रहा है, ऊपर से पानी डाला जा रहा है। अरे दिख गया क्या सबको? ऊपर से वाटर है जो वो स्प्रे किया जा रहा है। जैसे हम लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो नहाने के लिए शावर ऑन करते हैं, तो शावर में से जैसे पानी निकलता है, बारिश होती है पानी की, उसी तरीके से उसमें क्या किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। ठीक है, तो उस पर शायद लिखा होगा वॉशिंग टावर, वॉशिंग टावर लिखा होगा शायद, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, वॉशिंग टावर, धावन या ऐसे कुछ लिखा होगा। यस और नो मिल गया सबको? अरे यस और नो मिल गया। अब देखो उसमें से नीचे से है ना कचरा बाहर निकल रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस और जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो सारे के सारे वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब आपका जो गैसियस कंपोजिशन है बच्चा, उसमें क्या बचता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और साथ में वाटर वेपर, साथ में क्या बचता है, वाटर वेपर। ये जो है ये आगे देखो पाइपलाइन के थ्रू आगे ले जाया जा रहा है, इसको कनेक्टिविटी के थ्रू आगे ले जाया जा रहा है। और अगला जो चेंबर है, उस चेंबर में ऊपर से देखो H2SO4 की बारिश की जा रही है। अरे देखा होगा ना, उसमें ऊपर से H2SO4 की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बारिश की जा रही है। वो गाना सुना होगा ना कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वही वाला केस है बेटा ये। ऊपर से H2SO4 की बारिश क्या है, करी जा रही है। मिल गया क्या? अरे यस और नो, मिलता जा रहा है सबको, यस और नो। उसमें देखो उसके नीचे है ना बेटा, उसके नीचे जो है वो लिखा होगा ड्राइंग टावर, उसके नीचे लिखा होगा ड्राइंग टावर। वो क्या करता है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बच्चों क्या काम करता है, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सर वो वहां से जितना भी वाटर वेपर आता है, उस वाटर वेपर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद पीछे क्या छोड़ के जाता है, SO2 प्लस O2, ये दोनों ड्राई स्टेट में बाहर निकलते हैं। तो क्या ड्राइंग टावर सबको मिल गया क्या? यस और नो, बात पल्ले पड़ गई? अरे यस और नो, ड्राइंग टावर सबको मिल गया क्या? जल्दी बोलो यस सर, मिल गया। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग टावर मिल गया, तो ड्राइंग टावर के बाहर जो गैसेज निकल रही हैं उसमें SO2 प्लस O2 है, और उसको आगे लेके जा रहा है। और उसमें ना आगे एक छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, एक ऐसे क्रॉस पाइप है, और क्रॉस पाइप पे एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई हुई हैं। उसमें लिखा हुआ आर्सेनिक शुद्धिकारक प्यूरिफायर। मिल गया क्या सबको? आर्सेनिक प्यूरिफायर लिखा हुआ, और उसमें ना एरो लगा के ऐसा लिखा हुआ जिलेटिनियस फेरिक ऑक्साइड, जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ जिलेटिनिकर्त फेरिक हाइड्रोक्साइड। यस और नो? अरे मिल गया क्या सबको? यस और नो, हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो बेटा, जल्दी बोल। मिल गया क्या? मिल गया। अरे यस और नो, हाँ सर, जवाब आ रहा, यस सर, हाँ सर, मिल गया। उस पे लिखा हुआ आर्सेनिक प्यूरिफायर, यानी कि AS2O3 आर्सेनिक की इंप्यूरिटी को रिमूव करता है। और रिमूव करने के लिए बेटा उसमें जो काम आता है वो क्या आता है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड काम आता है। बात पल्ले पड़ गई? उसके बाद उसको आगे लेके जा रहे हैं, एक छोटा सा डब्बा बना हुआ जिसपे लिखा हुआ है प्री हीटर, उस पे लिखा हुआ प्री हीटर क्या काम करता है, SO2 प्लस O2 गैस को, SO2 प्लस O2 गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और जब वो इंक्रीज करता है बच्चा, तो SO2 प्लस O2 हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाती हैं, SO2 प्लस O2 हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाती हैं, और इनको आगे ले जाया जाता है बेटा अगले चेंबर में, जिस पर लिखा हुआ कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तक ऐसे कुछ लिखा हुआ, जिसमें V2O5 की प्लेट लगी हुई है। और वहां पर जाकर वो SO2 प्लस O2 रिएक्ट करते हैं और SO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ऊपर से बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है डायग्राम में। क्या सभी बच्चों को मिल गया? यस और नो बोलो जल्दी से, यस और नो बोलो बेटा कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना। क्लियर होता जा रहा है सब कुछ? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगली बात सुनो, वो जो SO3 गैस है उसको आगे लेके जा रहे हैं, उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ ऊपर से H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बारिश की जा रही है। और SO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलकर H2H2O7 बनाते हैं, जो राइट साइड में नीचे से एक नोजल निकला हुआ है उसमें से बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं, और उसमें एरो लगा के लिखा हुआ ओलियम। क्या सब बच्चों को मिल गया? यस और नो, जल्दी बोलिएगा, यस और नो, अरे हाँ या ना। क्या डायग्राम पूरा क्लियर हो गया? अरे यस और नो, क्या डायग्राम पूरा क्लियर हो गया? जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत आएगी क्या? अरे आएगी क्या कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो मैं वापिस से बोल देता हूं, उसमें जो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, सबसे पहले सल्फर बर्नर है,
सल्फर बर्नर के बाद क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि सर वॉशिंग टावर, वॉशिंग टावर के बाद में कौन है, ड्राइंग टावर या ड्राइंग चेंबर, ड्राइंग टावर के बाद में, ड्राइंग टावर के बाद में आगे क्या लिखा हुआ, आर्सेनिक प्यूरीफायर, आर्सेनिक प्यूरीफायर के बाद में कौन है बेटा, प्री हीटर, प्री हीटर के बाद में क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बारिश होती है, उसके बाद क्या बनता है, ओलियम बनता है। बोलो बच्चों सबको याद हो गया क्या? अरे क्या सबको ध्यान आ गया, सबको याद हो गया क्या? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो कमेंट में, क्लियर है सर, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, क्या सबको क्लियर है? यस, बोलो सबको याद भी हो गया क्या? अरे हाँ या ना, याद हो गया आराम से, याद हो गया आराम से, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ भाई, क्लास को स्टार्ट भी करना है, क्लास को स्टार्ट भी करना है, जल्दी बोले यस बेटा, यस, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो ये कहानी किसकी होती है, इसकी। तो अपन कह रहे हैं कि सर इसमें से हम क्या क्या निकाल के लाएंगे और क्या क्या सीख के जाएंगे, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, जिस तरीके से मैंने बोला है, जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर तुम इनऑर्गेनिक को इस तरीके से बोलना सीख गए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात पल्ले पड़ गई? इनऑर्गेनिक को ऐसे अगर बोलना सीख गए ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। बात पल्ले पड़ गई? आराम से आपके दिमाग में सारी पिक्चर चलेगी। जैसे मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये डायग्राम, ऐसे है ना, बुक आपके दिमाग में चलती जाएगी ना, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा सर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपन कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस, सुनना भाई, अपन क्या कह रहे हैं कि संपर्क विधि इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस। बेटा मेरे संपर्क विधि में क्या क्या होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है, सुनना। नंबर वन, सबसे पहले हम बात यूज करते हैं किसकी, वाटर की। सबसे पहले यूज करते हैं किसकी, वाटर की। वाटर क्या काम करता है, वाटर क्या काम करता है? तो बच्चा मेरे वाटर जो काम करता है, पहला काम SO2 प्लस O2 और जो गैसियस कंपोजिशन था उसके टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, ये कूलेंट का काम करता है, कूलिंग एजेंट का काम करता है, ये शीतलक का काम करता है। तो अपन क्या बोलते हैं, पहला क्या है, कूलिंग एजेंट है। ये किसकी तरह काम करता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, शीतलक की तरह काम करता है, जो बाकायदा एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है। दूसरा काम क्या करता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये दूसरा काम करता है टू रिमूव, ध्यान से सुनना बेटा, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। डस्ट पार्टिकल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर, बात पल्ले पड़ गई? डस्ट पार्टिकल को हटा देता है, उसकी कहानी को खत्म कर देता है। ओके, अब चलो, ये तो हो गया बेटा वाटर का काम। उसके बाद दूसरा काम सुनना, कॉन्क H2SO4 जो होता है, कॉन्क H2SO4 जो होता है मेरे बच्चे, वो क्या काम करता है? तो बच्चा कॉन्क H2SO4 की जब बात आती है तो देखो सर, कॉन्क H2SO4 सबसे पहला काम क्या करता है, ये गैसेज को ड्राई करता है, ड्राइंग एजेंट का काम करता है, ड्राइंग एजेंट का काम करता है। तो अपन कहते हैं कि आप इसको लिख सकते हो ड्राइंग एजेंट, क्या लिख सकते हो, ड्राइंग एजेंट, या फिर क्या लिख सकते हो, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इसको बोला जा सकता है, ये काम क्या करता है, टू रिमूव मॉइस्चर, टू रिमूव मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को क्या कर देता है, नमी को क्या कर देता है, हटा देता है, गैसियस मिक्सचर में से नमी को हटा देता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं, वो कौन है? तो अपन कह रहे हैं कि जिलेटेनियस हाइड्रेटेड, जिलेटेनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.X H2O या FeOH होल थ्राइस, एक ही बात है, इसको यूज करते हैं। और ये क्या काम करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये होता है टू रिमूव AS2O3 आर्सेनिक इंप्यूरिटी, AS2O3 इंप्यूरिटीज, AS2O3 के इंप्यूरिटीज को क्या करता है, हटाता है। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो आर्सेनिक प्यूरिफायर, क्या बोल सकते हो, आर्सेनिक प्यूरिफायर, आर्सेनिक शुद्धिकारक का क्या करता है बेटा, ये काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कांटेक्ट प्रोसेस से मेरे बच्चे आप लोग निकाल के ला सकते हो। क्लियर, फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, ये आप लोग यहां से निकाल के लाए हो, जल्दी करो भाई, आगे बढ़ना है अपने को, बहुत कुछ पढ़ना आज। हो गया, डन बेटा, डन बेटा, बहुत बढ़िया, डन, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब अगली बात सुनना, अब इसको हटा देते हैं और इसका खेल खत्म हो चुका है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस आपको पूरा समझा दिया है,
कांटेक्ट प्रोसेस आपको पूरा समझा दिया है कि क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप लोग आसानी से चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन पहले लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो मेरे बच्चे। एनसीईआरटी तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा, ऐसे लगेगा कि यार बहुत आसान एनसीईआरटी है। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा H2SO4 को आप दो तरीके से काम ले सकते हो। H2SO4 को आप लोग दो तरीके से क्या ले सकते हो? काम ले सकते हो। पहला H2SO4 कौन सा होता है? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? कॉन्क H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना सर, डाइल्यूट H2SO4 जो है वो किसका काम करता है? तो अपन क्या बोलते हैं? ओनली एसिड का काम करता है, केवल एसिड होता है, एसिड के अलावा इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। लेकिन अगर मैं कॉन्क H2SO4 की बात करता हूं तो नंबर 1 ये कैसा होता है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। दूसरा सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, निर्जली कारक है। ये शायद आपको याद आ रहा होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग से हमने एक पॉइंट पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने पहला एग्जांपल ही कॉन्क H2SO4 लिया था, जो केमिकल रिएक्शन मैंने वहां पर आप लोगों को सारे के सारे समझा दिए थे। ठीक है, नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं, ये किसकी तरह काम करता है? तो अपन कहते हैं कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह भी काम करता है। क्लियर है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बहुत ही सिंपल बातें होती हैं, बहुत ही सिंपल कहानियां होती हैं। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से काम आएगी, कैसे उसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देता है, कैसे उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिएगा बेटा। डन मेरे बच्चों, डन बोल दो। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। चलो सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सुनना, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले इसकी एसिडिक नेचर को देखते हैं। ठीक है, कि एसिडिक नेचर का एक्सप्लेनेशन कैसे आता है। तो अपन क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर, अपन क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर ऑफ H2SO4। H2SO4 जो होता है उसके एसिडिक नेचर को देखेंगे कि कैसे होता है मेरे बच्चों। बहुत आसान चीज होती है, बहुत सिंपल चीज होती है। कैसे होती है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे लोग सुनना और बात को समझना। अपन क्या कहते हैं कि H2SO4 जो होता है, H2SO4 जो होता है ये क्या होता है? डिसोसिएट होता है H+ में और HSO4-1 में। ये यहां पर इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है, जिनमें से एक हाइड्रोजन का क्या हुआ है? डिसोसिएशन हुआ है, आयोनाइजेशन हुआ है। और अपन कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन है। इसका जो कांस्टेंट है उसको नाम दे देते हैं Ka1, यानी कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल का प्रथम वियोजन स्थिरांक। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं कि सर अगर ये एसिड है तो ये एसिड का क्या होता है? तो बच्चा आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्जुगेटेड बेस। ये सब बच्चों को पहले से पता है। ठीक है, अब देखो सर ये HSO4- जो होता है, ये HSO- आगे आयोनाइज होता है H+ में और आगे क्या देता है बेटा? SO4-2। अब मेरे बच्चे, अब ये इस स्टेप में ये एसिड है और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस है, जिसको मैं C भी लिख देता हूं। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं कि सर अगर आप लोगों के पास एसिड देखना है तो ये इसका सेकंड स्टेप डिसोसिएशन Ka2 हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे कि कोई भी एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, Ka उसका ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पर। कॉन्जुगेटेड बेस मेरे बच्चे जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनना बच्चा, जो लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है,
एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है उस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर, ये कहानी आपके पास होती है। अब देखो सर कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, इसके बारे में हम क्या करते हैं यहां पर थोड़ी सी देर चर्चा करते हैं। चर्चा करके देखते हैं कि क्या होता है, चर्चा करके देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आप लोगों के पास HSO4-1 है बेटा, HSO4-1 है तो मेरे बच्चे तुम क्या बनाओगे, ये स्ट्रक्चर। दूसरे में कॉन्जुगेटेड बेस कौन है, SO4-2 है, तो बेटा इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला। अब देखो सर यहां पे हम लोग देखें तो हमें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। बच्चा जब रेजोनेंस दिखाई देगा तो ये लोन पेयर यहां पे आएगा और ये बॉन्ड पेयर जो है वो माइग्रेट कर सकता है। बेटा यहां पर अगर मैं कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस की बात करता हूं तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास कंडीशन कैसी बनती है, ऐसी बनती है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे, इसके 4 बना लोगे, उससे कोई मतलब नहीं है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, भाड़ में जाए। अपन क्या करेंगे, हम यहां पर हर एक ऑक्सीजन का चार्ज देखेंगे। ये -1 चार्ज है, 3 जगह पर क्या करेगा बेटा, 3 जगह पर माइग्रेट करेगा। 3 जगह पर जब माइग्रेट करेगा तो हर एक ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1/3, -1/3, -1/3। कैसे आया, -1 चार्ज को 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, -1/3। यहां पे -2 चार्ज है, 4 जगह पर जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, उसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा उसमें ये कितना आएगा, -2/4, मतलब -1/2। कितना आएगा, -1/2। बच्चों एक बात आपको पता है, एक बात आपको पता है कि -1/3 और -1/2 अगर दोनों को देखा जाए तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है, -1/2 बड़ा है। बात पल्ले पड़ गई, ऊपर वाला 33% है, नीचे वाला 50% है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात चल रही है, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, आप लोगों के पास जो चार्ज डेंसिटी है, आप लोगों के पास जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आवेश घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेटा जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे, बढ़ती जाएगी। क्यों भैया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इजीली डोनेट करेगा। क्यों, क्या कि अगर चार्ज डेंसिटी उस पर डोनेट करने से कम हो जाती है तो उसका खुद का स्टेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल बेसिक बात है। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। देखा होगा ना कि मान लो आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, और कोई गरीब आपसे मांगता है कि बाबा ऊपर वाले के नाम पे दे दे, बाबा तेरी अच्छी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरी अच्छी नौकरी लगेगी, है ना तो अपन क्या करते हैं, उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन मान लो कि आप ही फकीर चंद हो, आपकी पॉकेट में जो है वो फूटी कोड़ी नहीं है, और कोई आपको बोले कि बेटा कुछ दे दे, बाबा ऊपर वाले के नाम पे दे दे, अच्छी शादी होगी, बच्चे होंगे, तेरी अच्छी नौकरी लगेगी, तुम क्या बोलोगे, भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या दे दे। बात फले पड़ गई ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर ये इजीली डोनेट करेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया इसका लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब लुईस बेस स्ट्रेंथ याद आ गया होगा, लुईस बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि दूसरे के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, इसका खुद का एग्जिस्टेंस यानी कि खुद की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब खुद की स्टेबिलिटी कम होती है, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी कम होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। तो अच्छा अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर इन दोनों में से अगर मैं H2SO4 और HSO4- की बात करता हूं तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑब्वियसली H2SO4। अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्वेश्चन बोलता है एनसीईआरटी में कि सर Ka1 और Ka2 में क्या रिलेशन होगा, तो अच्छा देखने में लग रहा है कि Ka1 क्या है, ऑब्वियसली Ka2 से बड़ा है। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि सर जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा H+ होते हैं उनमें फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या आता है, ज्यादा आता है। ये एनसीईआरटी का फंडा है। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है। छापो सर, छापो फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
फटाफट छापो मेरे बच्चा। फोटो खींचो डन बोलो, 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 फोटो खींचो डन बोलो। बहुत बढ़िया सर, हो गया हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। एसिडिक नेचर हो चुका है। एसिडिक नेचर के बाद अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। बेटा अब हम लोग किस पर आते हैं? केमिकल रिएक्शंस पर। बेटा जैसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को, क्या क्या सीखने को मिलता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब सुनो भाई, अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं? अपन कह रहे हैं कि सर यार अब जो है ना, अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, अब हम लोग जो बातें करेंगे, अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। क्या आइडिया लगाते हैं? देखना केमिकल रिएक्शंस कैसे चलती है इसकी। सुनना रे बात को समझना कि क्या होने वाला है। केमिकल रिएक्शंस, अब सुनो भैया, सुनना। देखो सर हमारे पास मेटल जो है, उस मेटल की रिएक्शन देखेंगे कैसे कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे नहीं करेगी। उसके बाद हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शंस भी देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करती है और कैसे नहीं करती, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं कोई एक मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में एक बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि ये जो तेरा मेटल है, इस मेटल का रिएक्टिविटी, इस मेटल का रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा। इस मेटल का रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा, ठीक है। अगर आप लोग इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर, पानी ज्यादा होता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? H+ यानी कि वाटर। रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम कौन करेगा? वाटर यानी कि H+। तो यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और आपकी मेटल क्या बना देती है? तो अपन क्या कह देते हैं कि सर यहां पर मेटल जो है वो मेटल सल्फेट बना देती है। और मेटल सल्फेट के साथ कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाँ, एक केस आपके पास होता है, बहुत आसान है, सिंपल है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऐसा कर्मकांड करती है, ये मैं कई दिनों से बताते हुए आ रहा हूं। ये रिएक्शन नंबर 1। मेरे बच्चे रिएक्शन नंबर 2, कोई मेटल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। और साथ में कौन है? मेटल एंड पीबी, दोनों की बात चल रही है। पीबी भी ऐसा काम करता है। अगर इनकी रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो तो बेटा अपन क्या कहते हैं कि नो रिएक्शन, यहां पर कोई कर्मकांड नहीं होता है, यहां पर रिएक्शन नहीं होता है। ये कहानी किसकी है मेरे बच्चे? इसकी। रिएक्शन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। यहां पे हम लोग लेके चलते हैं एनी मेटल, कोई भी मेटल ले लो, एनी मेटल जो तेरे खोपड़े में आए वो मेटल ले ले। बात समझ गया? जो तेरे खोपड़े में आए वो मेटल बच्चा ले ले, लेकिन एक कंडीशन है, किसको भूलकर भी मत लेना, किसको भूलकर भी मत लेना? गोल्ड एंड प्लेटिनम। किसको? गोल्ड एंड प्लेटिनम। इनको नहीं ले सकते। क्यों? दोनों के दोनों क्या है? नोबल मेटल हैं। और मेरे बेटे एक बात तुम जानते हो कि जो नोबल मेटल होती है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। गोल्ड और प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट करते हैं केवल और केवल किसके साथ? एक्वा रेजिया के साथ। किसके साथ? एक्वा रेजिया के साथ। क्या मैंने आपको एक्वा रेजिया जो है वो पढ़ाया है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या आपको एक्वा रेजिया पढ़ाया गया है क्या? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या मैंने आपको एक्वा रेजिया पढ़ा दिया था ना? हाँ, बहुत बढ़िया।
यस। तो अगर एक्वारेजिया पढ़ा दिया है तो फिर तो आपको वापस से बात बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाते हो, कॉन्क H2SO4 के साथ करवाते हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हो, तो मेरे बच्चे अब रिएक्शन जो है कौन स्टार्ट करेगा, कॉन्क H2SO4 स्टार्ट करेगा। अब ये कर्मकांड करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल का सल्फेट। क्या बनेगा? मेटल का सल्फेट। और सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड SO2 प्लस H2 क्या दे देता है, यहां पर बना के दे देता है। क्लियर? ये कहानी मेरे बच्चे मेरे बेटे किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इसके केमिकल रिएक्शंस की होती है। इसके बाद एक एक केमिकल रिएक्शंस को हम चेक करेंगे। तो फोटो खींचिएगा, डन बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। फोटो खींचिएगा, डन बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। जल्दी करें भाई। हो गया मेरे बच्चों? शाबाश, बहुत बढ़िया, डन सर, बहुत अच्छे। चलो भाई, हमारे बच्चों ने फोटो खींच ली है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अगली बात को करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। केमिकल रिएक्शन में अब हमने जो बात लिखी है, इसी बात को बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसी को यूज करके अब हम लोग क्या कर देंगे, काम को निपटा देंगे, काम निपटा देंगे, काम निपटा देंगे, काम निपटा देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। काम को निपटाना है, काम को निपटाना है, तो आ जाओ भैया। सबसे पहले जिंक, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवा देते हैं, जो NCERT बोलता है कि ये लो भैया। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे बेटा, ZnSO4, साथ में क्या बना दोगे, हाइड्रोजन गैस। बेटा अगर तुम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाना चाहोगे तो यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। अगर बेटा जिंक का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करवा दोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बना देगा। मेरे बच्चे अगर कॉपर की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करवाना चाहेगा तो बेटा ये क्या बना देगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ZnSO4, सॉरी कॉपर है तो कॉपर का SO4, और क्या बन जाएगा, SO2, और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी रे पानी। बात पल्ले पड़ गई। ये बेटा मेटल की केमिकल रिएक्शन होती है, सिंपल सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है। फोटो खींचो, काम को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, काम को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें, डन बोले, सेकंड के हिसाब से डन बोले भाई, सेकंड्स में डन बोले, मजा आ जाना चाहिए। डन, बहुत अच्छे बेटा। केमिकल रिएक्शन, अब देखो भाई, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब हम लोग जो है वो अगले पॉइंट पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, कि आपके साथ क्या होने वाला है। बी केयरफुल, ठीक है। देखो, अब हम बात करेंगे कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, और साथ में क्या ले लेंगे, नॉन मेटल। क्या ले लेंगे बेटा, नॉन मेटल। ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो यार, तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। आपके पास है ना बेटा कोई भी नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल जब होती है तो रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से ये क्या बनाती है, एक एसिड। क्या बनाती है,
एक एसिड। मेरे बच्चों तुम जानते हो एक एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन का कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड, सिलिकॉन का सिलिसिक एसिड, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एक एसिड बोलते हैं। पेरेंट एक एसिड मैंने बहुत ढंग से आपको पेल पेल के पढ़ाया है। आया भैया, अगर बेटा इसका रिडक्शन होता है, अगर इसका रिडक्शन होता है, अगर इसका रिडक्शन होता है तो बच्चा यहां पर जो बनता है वो क्या बनता है, हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड बनता है। अब बच्चा बोलेगा फास्फोरस जैसे PS3 क्या बन जाता है, हाइड्रो एसिड, या मैं इसके लिए ज्यादा वर्ड प्यारा यूज करूं तो हाइड्राइड आप लोग ले सकते हो। क्या ले सकते हो, हाइड्राइड वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फास्फोरस का PS3, सल्फर का H2S, बात पल्ले पड़ गई। ये क्या होते हैं बेटा, आप लोगों के पास बनते हैं, ये फॉर्म आपके पास होते हैं। तो बी केयरफुल, यह याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब सुनो यार, अब सुनो यार क्या होता है एक्चुअल में, रिएक्शन में क्या होना है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होना है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। आ जाओ, तू कोई भी नॉन मेटल ले ले बेटा, ध्यान से सुनना, जो रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ले ले, नॉन मेटल को कॉन्क H2SO4 के साथ डाल दे, कॉन्क H2SO4 के साथ डालेगा, ध्यान से सुनना बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाता है बेटा, तो आप लोग क्या बोलते हो, एक एसिड। क्या बनाता है बेटा, एक एसिड। ये प्रोडक्ट मेरे बच्चों तुम्हारे पास क्या होता है, बनता है। ठीक है, लेकिन H2SO4, कौन H2SO4 बड़ा वाहियात आदमी है। क्या है, इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकाल देता है। तो ये एक एसिड का पानी निकाल देगा। ये लो सर, ये कौन सी प्रॉपर्टी देगा, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन जाएगा। ये सब कुछ है ना, ये किसी को छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये पहले खुश करता है फिर रुला देता है। अपन कह रहे हैं कि भैया कौन H2SO4 है, छोड़ेगा नहीं, पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निकाल देगा। अब ये बताओ यार, एक एसिड में से पानी निकलेगा, H2CO3 में से पानी निकाल दो, CO2, क्या बनता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड देखो, एसिड का ऑक्साइड बना, पानी निकल के बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो ये क्या बन जाता है बेटा, तो अपन कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, एक एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एनहाइड्राइड बन जाता है। ये मेरे बच्चों तुम्हें पहले से पता है, ये मेरे बच्चों तुम्हें पहले से पता है, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। एक एनहाइड्राइड क्या होता है, एक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, ये सब मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ा रखा है। आ जाओ भैया, एक एक बात कर लेते हैं रिएक्शन की, एक एक बात कर लेते हैं रिएक्शन की। तेरा 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 कॉन्क H2SO4, ये रहा कॉन्क H2SO4। मेरे बच्चे, तेरा कॉन्क H2SO4 किस में जाता है, तो तू क्या बोलता है, SO2 में जाता है। किस में जाता है, SO2 में जाता है, SO2 में जाता है। ठीक है, कट नहीं रहा। आ जाओ भैया, अगर फास्फोरस को यूज करेगा तो क्या बना देगा बेटा, P2O5। कार्बन को यूज करेगा, क्या बना देगा बेटा, CO2। अगर मेरे बेटे सिलिकॉन को यूज करेगा तो क्या बना देगा, SiO2। मेरे बेटे अगर बोरोन को यूज करेगा तो क्या बना देगा बेटा, B2O3 बना देगा। क्लियर है, ये प्रोडक्ट तेरे पास क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। बच्चा अब एक और बात सुनना, अब एक और बात सुनना। अगर बच्चा बोलता है कि गुरुजी सल्फर को यूज कर लो, कर लेना। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सल्फर जो है, सल्फर जो है उसको कहां ले जाता है, SO2 में, खुद भी SO2 में, और साथ में पानी रे पानी निकल जाता है। ये रिएक्शन किसकी होती है, सल्फर की होती है। बाकी सबके साथ ऊपर वाला काम होता है। तो ये कहानी इसके केमिकल रिएक्शंस की होती है। लपेटो, खत्म करो, लपेटो, खत्म करो, डन बोलो, लपेटो, खत्म करो, डन बोलो। जल्दी बोलो बच्चा, हो गया,
डन, चलें आगे, चलें। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलो सर, ये आपके कॉन्क H2SO4 जो है उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में है ना सर 2 लाइन और लिखी हुई हैं, उन 2 लाइंस को मैं समझाता हूं। एनसीईआरटी में आप जब देखोगे तो जहां पर आपकी रिएक्शंस खत्म हो रही हैं वहां पर नीचे की साइड में 2-3 लाइन लिखी हुई है, 2-2.5 लाइन है। उन लाइन का मतलब क्या है और कैसे हम लोग उसकी बात करते हैं उसको हम लोग यहां पर चेक करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और H2SO4 को निपटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और H2SO4 को निपटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और H2SO4 को निपटा देते हैं। हाँ भाई बच्चों, अब देखो सर आगे की बात बताता हूं। एनसीईआरटी की वो 2-3 लाइन है उसको मैं समझाता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सर आपके पास है ना कोई एक सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, ठीक है। वो सॉल्ट जो है आप उसकी रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ कराओ, ठीक है। तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से आप लोग क्या बना सकते हो, मोर वोलेटाइल हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये बात शायद तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी, मास्टर क्या बोल गया, ये बात तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी, मास्टर क्या बोल गया, ठीक है। उसके बाद है ना एनसीईआरटी उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है कि सर ऐसा होने के पीछे जो है वो H2SO4 की लो वोलेटिलिटी होती है। क्या होती है? H2SO4 की लो वोलेटिलिटी। मतलब क्या हुआ कि H2SO4 जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसका बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है, साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वोलेटिलिटी कम होती है, वाष्पशीलता कम होती है। इस चीज का फायदा उठाकर एनसीईआरटी एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट लिखता है, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो। क्या बोलता है? आपके पास वो एक सोल्ट देता है कैल्शियम फ्लोराइड, जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया भैया उसी की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वही आना है। आ जाओ, कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते हैं। आप लोग इसकी रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो? कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दो। देखो भैया रिएक्शन जो है वो होएगा कि नहीं होएगा वो बात की बात है, लेकिन पहले रिएक्शन का हम थोड़ा सा रिएक्टेंट का थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। मजा क्या है इसको देखो, ये कैसा एसिड है? तो बच्चा क्या बोलता है, मास्टर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। दूसरी बात बेटा इसकी और इसकी बात करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट है, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, HF वीक एसिड होता है। और तू एक बात जानता है, दुनिया का रूल है स्ट्रॉन्ग वीक को बैंड बजा देता है। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वीक का बैंड बजा देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और यहां पे जब बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो आप लोगों का Ca+ और H+ जो है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अपनी जगह बदल लेते हैं कि भैया स्ट्रॉन्ग के साथ रहेगा, वीक के साथ रहेगा, कहीं भी स्ट्रॉन्ग वीक के साथ नहीं रहेगा। जिसमें पावर है वो पावरफुल के साथ रहेगा, जो कमजोर है वो कमजोर के साथ रहेगा, जो अमीर है वो अमीर के साथ रहेगा, जो गरीब है वो गरीब के साथ रहेगा। ये दुनिया का रूल है भाई। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इस कैल्शियम का सल्फेट और साथ में बच्चा क्या बन जाता है, 2HF बन जाता है। ये 2HF बन जाता है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, ये HF बना है ना, इसकी बात सुनाता हूं। इसको बोलते हैं हाइड्रो एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो एसिड या हाइड्रा एसिड, डजंट मैटर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर यह होता है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, इस बात को देखते हैं। देखना, ये जो CaF2 है इसकी बात करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। दूसरा कौन है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इन दोनों की लैटिस एनर्जी देख लो बेटा।
चालक ऊर्जा देख लो बेटा, जब तू इसकी लैटिस एनर्जी देखने जाएगा, जब तू इसकी लैटिस एनर्जी देखने जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा, तो तू क्या बोलेगा कि सर कैल्शियम पर चार्ज है +2 और फ्लोरीन पर चार्ज है -1, कैल्शियम पर चार्ज है +2 और सल्फेट पर चार्ज कितना है -2, कितना है -2। बात पल्ले पड़ गई। अब अपन क्या कहते हैं कि देखो सर +2 -1 +2 तो भैया चार्ज यहां पर ज्यादा है, लैटिस एनर्जी यहां पर ज्यादा है, क्लियर है। अगर यहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सिस्टम ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। सिस्टम ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। सिस्टम ज्यादा एनर्जी निकालेगा तो मेरे बच्चे क्या मैं ये कह दूंगा कि ये रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन जो है वो कैसा होएगा, एक्सोथर्मिक होएगा। रिएक्शन कैसा होएगा, एक्सोथर्मिक होएगा। बेटा रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक होएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि यार रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक होएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर क्या होएगा, ध्यान से सुनना, 1 मिनट होल्ड करना। मेरा जो है वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे वाला डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उसको ऐड कर लेता हूं। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। आपके पास तो आ रहा ना सब कुछ, अरे ऑडियो वीडियो सब आ रहा ना बच्चों आपके पास। हाँ ओके बेटा, तो मेरे वाला नेटवर्क ही गया फिर। चलो अभी चालू कर देते हैं। ये लो अपन भी ऐड हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो अब देखना, अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। दूसरी, हाँ तो अपन क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन ने कहा कि सर यहां पर डेल्टा H का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना और इसको समझना। यहां पर आपने क्या ले रखा है बेटा, कैल्शियम का फ्लोराइड। ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे बच्चों आपने क्या ले रखा है, एक पेट्री डिश में कैल्शियम का फ्लोराइड, ठीक है। ऊपर से यहां से आपने क्या करा, आपके पास ऐसे कोई भी एक इक्विपमेंट हो सकता है, उसमें आपने क्या ले रखा है, मान लो कुछ भी आपने ले रखा है, ब्यूरेट, पिपेट, जो तुम लेना चाहो। यहां पर क्या डाल रखा है, कॉन्क H2SO4। बच्चों ने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदों के रूप में H2SO4 को इसमें डाल दिया। जैसे ही डालोगे बच्चा तो यहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम का सल्फेट और HF। कैल्शियम का सल्फेट बनेगा तो बेटा ये क्या निकालेगा, हीट निकालेगा। बच्चों ये क्या निकालेगा, हीट निकालेगा। यहां से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर यहां से हीट निकलेगी तो ये हीट आते हुए H2SO4 को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। जब आते हुए H2SO4 को हीट मिलेगी, जब आते हुए H2SO4 को हीट मिलेगी तो H2SO4 क्या होएगा, गरम होएगा। तो ये क्या हो सकता है, ऊपर का ऊपर हवा में ही उड़ सकता है, ऊपर का ऊपर हवा में ही उड़ सकता है। मेरे बच्चे कब उड़ सकता है, जब इसकी वाष्पशीलता, वोलेटिलिटी क्या हो, ज्यादा, वोलेटाइल होने की टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम, तब हो सकता है। लेकिन क्या होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा, वोलेटाइल होने की नेचर, वाष्पशील होने की नेचर क्या होती है, कम, इसलिए ये क्या नहीं होता, वोलेटाइल नहीं होता। इसको हीट मिलती है और ये बड़े मजे से आता है, यहां पे लैंड करता है, रिएक्शन करता है और एनर्जी निकालता है, और रिएक्शन करता है और एनर्जी निकालता है, रिएक्शन चलती जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि HF जो है वो एक हाइड्रो एसिड है, इसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट से, इसके संगत लवण से, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से। ये रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वाष्पशीलता, वोलेटिलिटी क्या होती है, कम होती है। बोलो बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, जो मैंने बताया वो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ भाई यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, मैंने जो अभी तक ये जो बताया है आपको, ये आपको पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, जल्दी बताओ, यस और नो में जवाब दो भाई, यस और नो। बंद होने की वजह से मेरा चैट बॉक्स ही खाली हो गया पूरा। यस और नो, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ, तो अब अपन इस बात को लिख देते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ड्यू टू, ध्यान से सुनना भाई, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, ड्यू टू लो, हाँ, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ conc H2SO4, conc H2SO4, it is
It is used as a reagent to produce various hydroacids from their corresponding salts. ठीक है सर. वॉलेटिलिटी को बच्चा बोलते हैं वाष्पशीलता, और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संगत, और सॉल्ट का मतलब क्या होता है? लवण. क्लियर है सर? ये पूरा खेला होता है जो मेरे बच्चों आपको ध्यान में रखना है. ये फोटो जो है, ये जो डायग्राम है, ये सिर्फ बताने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है सर? तो फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं. फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं. फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं. हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. बच्चों के कमेंट आ गए हैं कि सर डन है. चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं. अगले पॉइंट पर चलते हैं. देखो सर, अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट का डिस्कशन करते हैं. अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है. देखो सर, अब एक ना क्वेश्चन देता हूं आपको, और वही क्वेश्चन आपको क्या करना है? देखना है कि क्या होगा. वही क्वेश्चन आपको देखना है कि क्या होगा. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज which acid is not prepared by reaction of conc H2SO4 with their corresponding salt. ठीक है? ऐसा कौन सा अम्ल है जिसका निर्माण उसके संगत लवण की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर नहीं किया जा सकता? ये इसका हिंदी है. ठीक है बेटा? ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं. पहला ऑप्शन HF, दूसरा ऑप्शन HCl, तीसरा ऑप्शन HNO3, चौथा ऑप्शन HBr, पंजा ऑप्शन HI. ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. आपको सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं. एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं. आपको यह बताना है कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसका खेल ऐसा है. कौन सा एसिड ऐसा है जिसका खेल ऐसा है. ठीक है बच्चा? तो ये आपको क्या करना है, यहां पे बताना है. तो बच्चा लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या होगा. बच्चा लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा. ठीक है? आंसर, अच्छा हाँ, कमेंट बॉक्स में देखने होते हैं आंसर. देखिएगा, मैं देखता हूं, आप लोग बताइएगा. जल्दी बोलो भाई. जल्दी से बताओ. देखिए बच्चों कि आपके साथ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है. पहला तो हम कर चुके हैं, अभी अभी हमने देखा है कि बनता है भाई. पहला तो मास्टर ने अभी भी बना के बताया है. अरे शाहरुख छोरा, अभी अभी बनाए हुए पहलो बेटा. HF तो अभी अभी बना रहा हूं. पीछे देख तो सही गैलरी स्लाइड. किया की बात कर रहे हो तू? HF है HF रो एग्जाम्पल तो ना अभी अभी कर रही आया पा करे हुए बेटा. अभी अभी किया की टावरा की सी बात करे तू है. गंदी बात.
चलो कोई बताएगा या मास्टर ही बता दे? जल्दी बोलो भाई, कमेंट बॉक्स में कोई हलचल नहीं है, बस मास्टर की दाढ़ी हिल रही है, मास्टर दाढ़ी सहला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ भाई, दूसरा आंसर आया है, एक और आंसर आया है सर थर्ड। थर्ड कौन है भाई? क्या दिख रहा है? HNO3। थर्ड क्या है? HNO3। अभी भी मास्टर आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए मास्टर अपनी बीएड को सहला रहा है। मास्टर अभी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए मास्टर अपनी दाढ़ी को सहला रहा है। मास्टर की बीएड सहलाई जा रही है, बस आप तो आंसर दीजिएगा। डंका आंसर जब तक नहीं आएगा मास्टर ऐसे ही लगा रहेगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक और आंसर आया है नंबर 5। नंबर 5 सोहेल ने बोला है HI और एक बच्चे ने बोला है HCl। शाबाश बच्चों, सारे जवाब आपने दे दिए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं ही देखता हूं, क्योंकि जो करना है वो मास्टर को ही करना है, बच्चे तो करेंगे नहीं, बच्चे तो करेंगे नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देख लेता है, मास्टर ही कुछ ना कुछ करेगा, मास्टर ही कुछ ना कुछ करेगा, मास्टर ही कुछ ना कुछ करेगा। आजा भैया, मास्टर अब करेगा, क्या करेगा मास्टर वो देखो। सबसे पहले क्या हम लोग HF अभी अभी बना के आए थे क्या? यस सर, HF अभी अभी बना के आए थे, और क्वेश्चन पूछा है इज नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब नहीं बना सकते, तो HF को बना सकते हैं, इसलिए HF आंसर नहीं है। ठीक है बेटा, HCl की बात करते हैं। HCl का सोल्ट क्या लेगा बेटा? तो NaCl। NaCl कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? Na2SO4, और साथ में क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। ठीक है, तो क्या HCl भी बन गया क्या? यस सर बन गया, मतलब HCl भी आंसर नहीं है। HNO3, HNO3 की बात करता हूं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या ले लेंगे? NaNO3, साथ में क्या ले लेंगे बेटा? कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaNO3, और साथ HNO3 क्या बनाएगा? HNO3, और साथ में क्या निकाल देगा? Na2SO4, तो ये बन जाता है HNO3। HNO3 भी बनता है, मतलब काम नहीं होगा। अब बात आती है HBr की। चल मेरे बच्चे, HBr बनाने के लिए क्या ले ले? NaBr। NaBr की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ करवा दी, कॉन्क H2SO4 के साथ करवाई तो मास्टर ने बना दिया Na2SO4, मास्टर ने क्या बना दिया? Na2SO4, साथ में क्या निकाल दिया? 2HBr। तो बच्चों ने कहा कि मास्टर बधाई हो, HBr भी बना दिए हैं, लेकिन बेटा बधाई से काम नहीं चलेगा, अभी देखते हैं आगे क्या हुआ है। देखो सर, आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा, एक बहुत ही प्यारा सा नाम आता है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। क्या नाम आता है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अपचायक सामर्थ्य। रिड्यूसिंग अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं, तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर हैलाइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनकी रिड्यूसिंग नेचर जो होती है वो क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये I- जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Br- जो है वो माइल्ड होता है, माइल्ड का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती। Cl- जो है वो कैसा होता है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और F- जो है वो कैसा होता है? तो अपन कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। बात पल्ले पड़ गई, ये खेल होता है। तो अपन कह रहे हैं कि Br- जो है वो माइल्ड है, H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करता है बेटा? कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब ये कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों खेल करते हैं। अब खेला होगा और क्या होगा? रेडॉक्स होगा। रेडॉक्स होगा तो Br- चला जाएगा Br2 में, और सर SO2 प्लस H2O मिल जाता है। तो अपन कहते हैं कि भैया हमें एक बार तो लगा था, हमें एक बार तो लगा था कि H2SO4 ने Br बना दिया, HBr बना दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो HBr तो Br2 में चला गया। तो अपन क्या कहते हैं कि ये फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब ये आंसर है। जब बेटा माइल्ड के साथ ऐसा खेल हुआ है तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो गजब का खेल होएगा। तो बच्चा क्या बोलेंगे हम लोग? सेम टू सेम किसके लिए होगा? सेम फॉर
HI फॉर्मेशन। अगर तू HI फॉर्मेशन करने जाएगा तो भी तेरे साथ ऐसा ही खेल होगा, तो तू इसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये तेरे पास क्या हो जाती है मेरे बच्चे, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो बात पल्ले पड़ गई होगी, बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो भाई, आगे बढ़ते हैं। डन बोलो भाई, जल्दी से डन बोलो, आगे बढ़े फिर। चलो भाई चलो, अरे चलेंगे, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका खेल खत्म हो चुका है, किसका? तो बच्चा अपन ने क्या बोला, इसका। कौन किसका? तो अपन ने बोला H2SO4 का। किसका? H2SO4 का, H2SO4 का। ये लो सर, HNO3 के बाद आपने H2SO4 को भी पेल दिया है, H2SO4 का खेल भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखो सर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगला जो टॉपिक लेके चल रहा हूं, अगला जो पॉइंट लेके चल रहा हूं बच्चा, वो क्या है? ओजोन। क्या है? ओजोन। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एक काम कीजिएगा बच्चा, वो काम क्या है वो ध्यान से सुनना। वो काम क्या है? वो ये है, आप लोग जो है, आप लोग जो है वो क्या करेंगे, आप लोग जो है वो क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को NCERT से पढ़ लेना। पहले क्लासरूम का पढ़ना, वीडियो आप दे लाइव आप पढ़ ही रहे हो, उसके बाद जो है वो जो आपने फोटो खींचे हैं उनको पढ़ना, उसके बाद NCERT को पढ़ना। NCERT आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगी, क्लियर है। अब हम चलते हैं ओजोन पे, ओजोन की परिचर्चा करते हैं, ओजोन पर डिस्कशन करते हैं कि ओजोन हमसे क्या कहने वाला है। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग ओजोन का प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओजोन का प्रिपरेशन करेंगे। तो आ जाओ भैया प्रिपरेशन करते हैं, आ जाओ भैया प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन का मेथड 1, पहला प्रिपरेशन। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आप क्या कहते हो कि सर फ्लोरीन F2 की रिएक्शन आप लोग H2O के साथ करवा दो, तो आप लोगों के पास क्या बनता है? HF, और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन निकलती है बच्चा, तो इसको क्या बोलता है? ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या बोलता है? ओजोनाइड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजोन होती है। ओजोन की चिन्ह सी अमाउंट होती है जो लगभग 10%, 10%, 10% के आसपास होती है, और 90% के आसपास ऑक्सीजन इसमें होता है, ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड की अपन बात करते हैं बेटा। जो सेकंड मेथड होता है, जो सेकंड मेथड होता है, अगर मैं उस सेकंड मेथड की बात करता हूं, जो सेकंड मेथड होता है, मैं उस सेकंड मेथड की बात करता हूं, तो सेकंड मेथड हमसे क्या कहता है वो सुनना। आप लोग बच्चा क्या यूज करते हो? ऑक्सीजन गैस। क्या यूज करते हो? ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जो होता है, यहां पर दिया जाता है बेटा इसको क्या? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या दिया जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब आप लोग NCERT उठाओगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और ये किस में चला जाता है बेटा? ओजोन गैस में चला जाता है। और यहां पर ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिएक्शन को कर देते हैं बैलेंस, 3O2 कन्वर्ट्स इनटू 2O3 हो जाता है। 3O2 कन्वर्ट्स इनटू 3O2 और 3O2 कन्वर्ट इनटू 2O3 हो जाता है। ये रिएक्शन
ये रिएक्शन मेरे बच्चे आपके पास हो जाती है। ठीक है, अब है ना थोड़ा सा केयरफुली सुनना मेरी बात को, और थोड़ा सा सुनने की कोशिश भी करना, समझने की भी कोशिश करना। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, वो देखना। अपन क्या कहते हैं कि सर जो आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग देख रहे हो वो एक्चुअल में क्या है? तो आपने कहा एक कन्वर्जन है। वो कन्वर्जन हो रहा है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। सबसे पहली बात कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, तो वो सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर अक्सर जो है इसकी बात नहीं होती, इसकी बात नहीं होती, तो सुनना, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसका मतलब क्या है? तो अपन बच्चों क्या बोलेंगे कि सर ध्यान से सुनना बात को, अपन क्या कहते हैं कि सर हायर एनर्जी, हायर एनर्जी यानी कि उच्च ऊर्जा, हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, किसमें? रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, यानी कि इस परिवर्तन हेतु आपको उच्च ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता है। यानी कि O2 को O3 में अगर आप बदलना चाहते हो तो बहुत हायर एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप टर्म यूज कर रहे हो क्या? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या यूज कर रहे हो? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बच्चा बोलेगा यार मास्टर क्या बात है, इतनी एनर्जी काहे चाहिए भैया, काहे चाहिए? तो समझाते हैं काहे चाहिए, आ जाओ। अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे। बच्चा तू एक बात जानता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कोई भी होता है, डबल या ट्रिपल होता है, तो जब उसको तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? हाईली एंडोथर्मिक होता है। क्लियर? अब देख बेटा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है ये O2 के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, और O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। बच्चा देख यहां पर जो अपन कह रहे हैं वो क्या है? तो आपने कहा कि सर मल्टीपल बॉन्ड तोड़ रहे हो, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, सर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेगा, थोड़ी बहुत देगा बदले में। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप लोग देख रहे हो, ये प्रोसेस डेल्टा एच क्या हो जाता है यहां पर? पॉजिटिव, और प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। अब बात ये आती है कि अगर ओजोन का प्रिपरेशन एंडोथर्मिक है, ओजोन का प्रिपरेशन एंडोथर्मिक है, तो एक बात जानते हो कि थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक होती है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो यहां पर तुम ये बोल सकते हो कि ओजोन, ओजोन फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली, उष्मागतिकीय रूप से, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है? ओजोन फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ओजोन का फॉर्मेशन जो है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बात पहले पड़ गई। उष्मागतिकीय रूप से ओजोन अस्थायी होता है। अब ओजोन जो है वो नेचुरली भी बनता है, ओजोन जो है वो नेचुरली भी बनता है। कहां पर? तो अपन क्या कहते हैं कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, और जो आप लोगों का ट्रोपोस्फीयर का अपर पोर्शन है, यानी कि जो क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा है, वहां भी क्या होता है बेटा? ये इसका फॉर्मेशन होता है। वो नेचुरली होता है और मैनमेड भी होता है, आदमी भी इसको बनाता है, यानी कि सर ह्यूमन बीइंग भी इसका प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर? ये कहानी होती है। अब अपन कहते हैं कि अगर ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो भैया इसमें और क्या क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, बट पहले इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ओजोन जो है, ओजोन जो है वो कैसा होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि पेल ब्लू गैस होती है। ओजोन जो है वो पेल ब्लू, पेल का मतलब क्या होता है? हल्का, हल्का हल्का सा सुरूर है। क्या होता है? हल्का, हल्के नीले रंग की गैस होती है, पेल ब्लू गैस होती है। दूसरा, डार्क ब्लू लिक्विड होता है। क्या होता है? डार्क ब्लू लिक्विड होता है। अगर आप लोग इसकी लिक्विड फॉर्म देखना चाहते हो तो वो डार्क ब्लू कलर की होती है। ठीक है। तीसरा, ये वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। वॉयलेट ब्लैक, बैंगनी, काला बैंगनी, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। अगर सॉलिड में ले जाते हो तो बच्चा ये कैसा हो जाता है? वॉयलेट ब्लैक सॉलिड हो जाता है। क्लियर है? ये कहानी मेरे बच्चों किसकी होती है? ये कहानी मेरे बच्चों किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि ओजोन की कहानी होती है। ये कहानी किसकी होती है? ओजोन की कहानी होती है। ठीक है। अब देखो सर, ओजोन अगर है, ओजोन अगर आपको लो कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, कम सांद्रता में मिलता है, तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को 100 ppm से बढ़ा दो,
100 ppm से ज्यादा कर दो तो इसकी वजह से आपके क्या हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है, हेडेक सरदर्द होना स्टार्ट हो जाता है और साथ में नोजिया की शिकायत हो जाती है। नोजिया का मतलब क्या होता है, मितली आना या जी मचलाना। कई बार अपन कहते हैं ना कि यार आज तो जी मचला रहा है, जी मचल रहा है, मतलब ऐसे अजीब सा फील होता है कि उल्टियां उल्टियां होंगी। तो जो मितली आना होता है और जो नोजिया और जो आपका हेडेक है वो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। कब, जब ओजोन की कंसंट्रेशन को 100 ppm से ज्यादा कर देते हैं, 100 ppm से ज्यादा कर देते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी अभी हम लिखेंगे, बट हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं, तो फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। चले भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चे, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान है बच्चों और बहुत ही सिंपल है। क्या है, तो वही हम लिख देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लो कंसंट्रेशन या लेस कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ज्यादा बेटर रहेगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज नॉट हार्मफुल, इज नॉट हार्मफुल, यानी कि ओजोन की कम सांद्रता जो है वो क्या नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती, हानिकारक नहीं होती। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। दूसरी बात हम कहते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन 200 ppm, is greater than 200 ppm, it causes क्या कॉज करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एक तो हेडेक का मतलब तो तुम जान गए होगे, एंड नोजिया, क्या करता है, नोजिया का मतलब क्या होता है, मितली आना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, सर दर्द, खोपड़े में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है भाई, खोपड़े में दर्द होना स्टार्ट आता है, जी मिचलाना, ये ऐसे वर्ड इसके लिए, नोजिया के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर? ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि बेटा ये आपके ओजोन की कहानी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना, अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होता है, ऑक्सीजन गैस है, इसको अगर एब्जॉर्ब करना हो, एब्जॉर्ब्ड बाय, किससे एब्जॉर्ब करते हो, तो अपन क्या बोलते हैं कि पायरेगैलोल सॉल्यूशन से, पायरेगैलोल विलियन से आप लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, अवशोषित कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर बात आती है ओजोन की, तो अपन क्या कहते हैं कि ओजोन गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय, ओजोन गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय, किससे एब्जॉर्ब होता है, तो अपन पहला तो लिखते हैं क्या, टर्पेंटाइन ऑयल, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल। और दूसरा क्या यूज कर सकते हो, पायरिन का मतलब क्या होता है, CCl4। इन दोनों से आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पायरेगैलोल को यूज किया जाता है। बात पल्ले पड़ गई। ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एनसीईआरटी के ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, अगले पॉइंट की बात करता हूं। अपन क्या कहते हैं कि सर ब्रेकिंग ऑफ ओजोन, किसकी बात करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन का विघटन या ओजोन का टूटना। अभी हमने ना पिछले स्लाइड में बात करी थी बेटा, पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी कि ओजोन जो होता है,
ध्यान से सुनना बेटा मैं जो बोल रहा हूं। ओजोन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने का मतलब वो अपने आप से क्या होगा, टूटेगा। और जब बेटा टूटेगा तो क्या देगा, तो तू क्या बोलेगा कि ओजोन गैस जो है वो टूटेगी और टूट कर ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में बिखर जाएगी। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल है, आसान है। तू क्या बोलेगा कि ओजोन का बनना, ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक था, ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक था, तो ओजोन का ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो मेरे बच्चे तू क्या बोल देगा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है मेरे प्यारे बच्चे, एक्सोथर्मिक है। मेरे प्यारे बच्चे ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो आई होप तेरे को ये बात पल्ले पड़ गई होगी, है ना। अब है ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की स्वतःतिता। अब मेरे बच्चे अगर तू अभिक्रिया की स्वतःतिता को देखना चाहता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया जो स्वतः है या अस्वतः है, अगर तू उसको देखना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, तो अपन एक इक्वेशन काम में लेते हैं। वो इक्वेशन बच्चा क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि यहां पर इसका कितना मोल है, 1 मोल, इसका भी कितना मोल है गैस का, 1 मोल, और इस एटॉमिक फॉर्म का भी कितना मोल है, 1 मोल। ठीक है, अपन कहते हैं कि सर यहां पर हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू आ चुका है। डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है यहां पर, तो मेरे बच्चों ने क्या बोला, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है डेल्टा एस की। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। और बच्चा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। सिर्फ गैसियस स्टेट के कंडीशंस को हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर गैसियस स्टेट में कितने मोल गैस के हैं, 2 मोल, और यहां पर कितना मोल है, 1 मोल है। तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि 2 - 1, इसका मतलब कितना, पॉजिटिव, यानी कि सर यहां पर डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यानी कि जब ओजोन टूटता है तो ओजोन के टूटने में बेटा तेरी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है, रेंडमनेस, अव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। बात पल्ले पड़ गई? क्यों, 1 से क्या बने 2, 1 से क्या बने 2। बात पल्ले पड़ गई होगी, आसान है। अब बच्चा अपन क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। अब तू कुछ भी कर ले, 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 डेल्टा जी कैसा आएगा, डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी के नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन या प्रोसेस कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्वतः हो जाता है। तो आ जाओ भैया, हम क्या कहते हैं कि ओजोन का टूटना, ओजोन की ब्रेकिंग, ओजोन का डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः प्रक्रम होता है। अब सुनो भैया, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि भैया एक काम करो, एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर ले लो, ले लिया, पात्र ले लो, पात्र हिंदी में पात्र, इंग्लिश में कंटेनर, कंटेनर ले लो। उस कंटेनर में है ना भैया ठूस ठूस के ओजोन भर दो। भर दिया, भर दिया। अब आगे की सुन, अगर ओजोन भर दिया तो मतलब हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की उच्च सांद्रता तू ले चुका है। अब क्या होगा, भरने के बाद ओजोन तो है, काम क्या है, टूटेगा, अपने आप टूटेगा, ऑटोमेटिक टूटता जाएगा, एनर्जी निकालता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। पहले 1 मोल था, अब 2 मोल बनेंगे, यानी कि 1 मोल से 2 मोल बनता जाएगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, एनर्जी निकलती जाएगी, और वो क्या कर जाता है बेटा, एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोटित हो जाता है, विस्फोट कर जाता है। तो कहा जाता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिकम्स एक्सप्लोसिव। रीजन क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ओजोन एट रूम टेम्परेचर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीजेज इन दिस प्रोसेस। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर एंट्रोपी जो होती है वो भी बढ़ती है, और प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए ओजोन की हायर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, एक्सप्लोड करती है, विस्फोट करती है। बात पल्ले पड़ गई होगी। तो फटाफट से इसका फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, डन बोल दिया बच्चों ने। तो चलिएगा भैया, चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ते हैं। डन सर, बहुत बढ़िया। तो सर इसी बात को यहां पर हटा के नई बात लिख देते हैं, इस बात को यहां से हटाकर एक नई बात लिख देते हैं। ठीक है, वो बात क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे
अपन क्या बोलेंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, सुन लेना भाई, हायर concentration of ozone becomes explosive, higher concentration of ozone becomes explosive, ओजोन की उच्च सांद्रता विस्फोटक हो जाती है, ओजोन की उच्च सांद्रता विस्फोटक हो जाती है। क्यों हो जाती है? नंबर वन अपन क्या कहते हैं कि डीकंपोजिशन, विघटन, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। नंबर दो, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, increases, entropy of system increases during breaking of ozone, ओजोन, ये होता है ओजोन। क्लियर है? तो फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ मास्टर आगे बढ़ता जाएगा, बच्चे लिखते जाएंगे। चाय की चुस्कियों के साथ मास्टर आगे बढ़ता जाएगा, बच्चे लिखते जाएंगे। आहा आहा, चाय का भी अपना एक अलग ही मजा है। हो गया भाई? चलो, बच्चों के जवाब आ चुके हैं और मास्टर चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ेगा। लो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ये तो ओजोन की कहानी है। अब क्या होता है कि हम लोग अगर ओजोन का आंकलन करना चाहते हैं, अगर हम लोग ओजोन का बैंड बजाना चाहते हैं, तो हमें एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो हमें एक नया पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। वो नया पॉइंट क्या है? वो है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन की हिंदी क्या होती है? आंकलन। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन और इसकी हिंदी क्या होती है? आंकलन। क्लियर है? अब सुनना और बात को समझना कि क्या होने वाला है। ठीक है, आयो। आंकलन का मतलब आप जानते ही हो, एस्टिमेशन आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते हो, आपको सर ने पढ़ाया भी होगा। ठीक है, क्या होता है? ओजोन गैस है, ओजोन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है और H2O लिया जाता है मीडियम की फॉर्म में, मीडियम की फॉर्म में लिया जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर क्या बनता है? ओजोन जो है वो किस में चला जाता है? O2 में चला जाता है। सर आपका I- है वो किस में चला जाता है? I2 में। I2 का कलर कैसा होता है? वॉयलेट। और साथ में Ki जो है उसमें जो K+ है वो KOH बना देता है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। मैं रिएक्शन को एक बार यहीं पर छोड़ रहा हूं और चाय की चुस्की के साथ आपसे बात कर रहा हूं। आप लोग एक बात बताओ कि आपको मैंने पढ़ाया था नॉन मेटल की रिएक्शन NaOH के साथ। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडिया में आयोडीन रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है? तो आपको याद आ रहा होगा सोडियम NaOH के साथ Na और NaOI बनाता था। कब? जब डाइल्यूट मीडियम और कोल्ड मीडियम मिलता था, कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम। हॉट अगर मिलता था तो आप बनाते थे Na और Na या NaCl कुछ भी ले लो
और NaIO3 या NaClO3 बनाते थे, याद आ गया होगा। यहां पर आयोडीन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडिया में क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, कुछ और ही मिल जाते हैं। तो इस डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, इस डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, इच्छित उत्पाद को पाने के लिए, इच्छित रिजल्ट को पाने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर यूज करते हैं बोरेट बफर सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं, बोरेट बफर सॉल्यूशन। पीएच आ जाता है बेटा 9.2 के अप्रोक्स, और आपका जो आयोडीन है वो स्टेबल हो जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर I2 इज अनस्टेबल, ध्यान से सुनना, I2 इज अनस्टेबल इन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडिया, इन स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडिया। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडिया में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए बोरेट बफर, बोरेट बफर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बोरेट बफर इज यूज्ड, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, बोरेट बफर को यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, बोरेट बफर को यूज कर लेते हैं, आयोडीन का वॉयलेट कलर आपके पास आ जाता है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही मैंने आपको CO में भी पढ़ाया था। यहां पर करवाया जाता है टाइट्रेशन। क्या करवाया जाता है, टाइट्रेशन किसके साथ, तो अपन क्या कहते हैं कि टाइट्रेशन विद हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसाइनेट, याद आ रहा होगा। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, Na2S2O3.5H2O कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड, सोडियम थायोसल्फेट इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, अपन कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में I2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Na में, और हाइपो कन्वर्ट हो जाता है Na2S4O6 में, और ये जो है वो सॉल्यूशन का कलर आयोडीन के कारण था वो चला जाता है, और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस। और यहां पर अपन कहते हैं कि क्या बन जाता है, सोडियम टेट्रा थायोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम टेट्रा थायोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा ये कंडीशन आपके एस्टिमेशन की होती है, जो आपकी एनसीईआरटी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको नोट कीजिएगा। बच्चा आगे बढ़ते हैं, बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन डना डन बोल दो, डन डना डन बोल दो, डन बोल दिया है मेरे बच्चों ने, तो बच्चों ने डन बोल दिया, तो अब मास्टर चलता है आगे। बच्चों ने बोला डन, मास्टर बोला चलो, बच्चों ने बोला डन, मास्टर बोला आगे चलो। तो चलो ये आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, अगली बात को देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो भैया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, विधिवत रूप से आगे लेके चलते हैं। अब हम आते हैं ओजोन की रिएक्शंस पे। ओजोन की रिएक्शंस पे, कौन से रिएक्शंस पे, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में मास्टर आपसे थोड़ी देर बात करेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से कंप्लीट हो जाती हैं। तो अपन कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अपन बात करते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे सुनना, ओजोन जो है वो टूटता है O2 में, और साथ में देता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होती है। क्लियर, इट इज क्लियर। अब आ जाओ, अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं। मेरे बच्चे जब तेरा ओजोन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जब तेरा ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये खुद किस में चला जाता है, O2 में चला जाता है। O2 में चला जाता है तो हमको क्या दे जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नाइट्राइट की। नाइट्राइट को बदल देता है नाइट्रेट में, मतलब आइट को बदलेगा एट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को हाई में। आ जाओ भैया, सल्फाइट को बदल देगा सल्फेट में, सर आर्सेनाइट को बदल देगा आर्सेनेट में, आर्सेनेट में। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये है आइट और ये क्या बन जाता है, एट। आइट सोल्ट को एट सोल्ट में बदल देता है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास NO होता है तो NO को बदल देता है NO2। NO के बारे में NCERT बहुत गजब की बात लिखता है। क्या लिखता है? NCERT बोलता है कि NO जो होता है वो सुपरसोनिक जेट से निकलता है, और जब सुपरसोनिक जेट से निकलता है तो ये क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना देता है और O2 बना देता है। ओजोन डिप्लेशन जो होता है, ओजोन का क्षय जो होता है, उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में से एक है। अगली बात सुनना, SO2 जो होता है उस SO2 को कन्वर्ट कर देता है SO3 में। यानी कि देखो सर, लोअर ऑक्साइड को ले जाता है किसमें, तो अपन क्या कहते हैं कि सर हायर ऑक्साइड में ले जाता है। लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में बेटा ये ले जाता है, बहुत आसानी से ले जाता है, बड़े प्यार से ले जाता है, मना नहीं करता। आयो भैया, अगली बात करते हैं। आपके पास होता है पीबीएस होता है काला काला, और काले काले पीबीएस को बदल देता है PbSO4 में। PbSO4 होता है व्हाइट। ध्यान से सुनो सर, आपने पढ़ा होगा कि ओल्ड ऑयल पेंटिंग जो होती है, पुराने भित्ति चित्र जो होते हैं, दीवारों पर राजा महाराजा बनवाते थे। आपने देखा होगा बहुत सारी हवेलियों में, महलों में, किलों में आज भी क्या है सर, वॉल पेंटिंग करी हुई है। उस वॉल पेंटिंग पे क्या है कि ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। उन काले धब्बों को, ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए किसको यूज किया जाता है, ओजोन को। तो वो ब्लैक स्पॉट व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके जो भित्ति चित्र ऑयल पेंटिंग होती है, जो वो ऑयल पेंटिंग होती है, उनकी खूबसूरती वापिस से बहाल हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं, अगला पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं कि ओजोन लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि ब्लैक स्पॉट ऑफ PbS ऑन ओल्ड ऑयल पेंटिंग इज रिमूव्ड बाय ओजोन। क्लियर है? ओजोन से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और कैसे रिमूव करते हैं, ऐसे रिमूव करते हैं, आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा Fe+2 जो होता है, उस Fe+2 को ये ले जाता है Fe+3 में। बेटा K4FeCN6 जो होता है, K4FeCN6 जो होता है, उसको ले जाता है K3FeCN6 में ले जाता है। ये रिएक्शंस आपके पास यहां पर बन जाती है। जगह कम है, अगले स्लाइड में फिर लिख देता हूं। इसका फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। डन बोलो बच्चा, डन बोलो जल्दी डन बोलो आहा आहा डन बोलो। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। चलो भैया, अगले स्टेप पे मेरे बच्चों को लेके चलता हूं। मेरे बच्चों ने डन बोल दिया है, तो मास्टर की जिम्मेदारी बनती है कि मास्टर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शंस पे चलते हैं। ठीक है, बोर्ड पे इतनी जगह है इसलिए इतने रिएक्शन मैंने लिख दिए। आप लोग इनको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोग लिख रहे हैं, नहीं तो फोटो खींच के आप काम चला सकते हैं। डजंट मैटर। चलो सर, आ जाओ आगे, मैं आपको लेके चलता हूं अगले रिएक्शन पे। ओजोन है ये रहा, ओजोन है ये रहा। ये रिएक्शन करके किस में जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा। जो जाता है उसको जाने दो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो और रिएक्शन लेते हैं। अगर बेटा आप Hg को लेते हो
तो Hg को कर देता है Hg2O में कन्वर्ट। इसको कहते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के क्या लग जाती है, पूंछ लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि मर्क्यूरी जो होता है वो एक लिक्विड मेटल होता है और इस लिक्विड मेटल में बहने का, फ्लूइडिटी का कैरेक्टर होता है, लेकिन जब ये रिएक्ट कर जाता है तो ये अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देता है, अब ये बह नहीं पाता। क्लियर है? तो अपन यहां पर क्या लिखते हैं कि मर्क्यूरी Hg loses its fluidity, अपने बहने के गुण को खो देता है। अब ये सागर बन के बह नहीं पाता है। क्लियर है? सागर बन के बह नहीं पाता है। अब आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं HX की। HX को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, X2 में, लेकिन किसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्ट HF। क्यों? क्योंकि HF जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगर आपने नम सल्फर लिया, मॉइस्ट सल्फर लिया, तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है H2SO4 में। ठीक है, अगर आप लोगों ने मॉइस्ट आयोडीन लिया तो इसको कन्वर्ट कर देता है HiO3 में। अगर मेरे बच्चे आपने ड्राई आयोडीन लिया तो इसको कन्वर्ट कर देता है I4O9 में। I4O9 का मतलब होता है I+3+3IO3-1। इस कंपाउंड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एक आयोनिक स्पीसी में बेटा इसको कन्वर्ट कर देता है। ये कहानी होती है किसकी, इसकी। बात पल्ले पड़ गई होगी आसानी से, बहुत सिंपल है। ये इसके रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है वो फोटो खींचो, डन बोलो और आगे बढ़ो। फोटो खींचो, डन बोलो और आगे बढ़ो। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, बच्चों ने डन बोल दिया, मास्टर की जिम्मेदारी। सर आज इतना बहुत है, बस बेटा थोड़ी देर और रुको, 12 बजे तक क्लास है, उसके बाद 20 मिनट की बात हो रहा है, 20 मिनट के बाद आपको फ्री कर देंगे, 20 मिनट के बाद आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। 20 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे। ठीक है बेटा प्रेम, 20 मिनट और रुक जाओ बिटिया, उसके बाद जो है आपको फ्री कर दिया जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। क्लियर है? चलो ओके, चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो सर, अगला जो पॉइंट है वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ओजोन डिप्लेशन, इसका मतलब क्या होता है, ओजोन क्षय। ओजोन का क्षय कैसे होता है, ओजोन कैसे कम हो, मतलब ओजोन की लेयर जो है उसमें होल कैसे बनता है, ओजोन की थिकनेस कैसे कम होती है, उसके लिए बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। उसमें से एक की हम बात कर लेते हैं, N2H4। N2H4 को बेटा क्या बोला जाता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। क्या बोला जाता है, हाइड्राजीन। ये जो हाइड्राजीन होता है, इस हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाई जाती है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवाई जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ। लिक्विड ऑक्सीजन यहां पर क्या होता है, ये एक इसका यूज है। तो अपन क्या कहते हैं कि यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है जब ये हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करता है। मेरे बच्चे, जब ये हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करता है तो ये बनाता है NO और प्लस H2। क्लियर है? NO प्लस H2O बनाता है। ये बेटा जो NO होता है, ये जो NO होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक होता है, प्राथमिक प्रदूषक होता है। क्लियर? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो क्या करता है,
ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन जो है वो तो O2 में चला जाता है और खुद किस में चला जाता है बेटा, ये NO2 में चला जाता है। ये जो NO2 बनता है, इस NO2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी कि द्वितीय प्रदूषक। क्या बोलते हैं? द्वितीय प्रदूषक। ये जो है इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। कैसा होता है? गैस का रेड ब्राउन होता है। और अपन क्या कहते हैं कि NO2 गैस जो होती है वो रेड हेज स्मोग बनाती है। क्या बनाती है? रेड हेज स्मोग का फॉर्मेशन करती है। ये कहानी किसकी होती है? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं बेटा इसकी कहानी होती है बहुत ही सिंपल। ओके, लपेटो। हो गया? डन। चलो, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी ओजोन की कहानी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है सर, ओजोन की कहानी आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ओजोन से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अब अपन लास्ट एक पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूजेज ऑफ ओजोन। क्या देख लेते हैं? यूजेज ऑफ ओजोन। यूजेज ऑफ ओजोन, ओजोन के उपयोग। क्या देख लेते हैं? यूजेज ऑफ ओजोन, ओजोन के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अपन कहते हैं कि ओजोन जो होता है वो क्या होता है? एक जर्मीसाइड होता है, जर्मनाशी। दूसरा, ओजोन जो है वो डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। तीसरा, ये एक ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, विरंजी कारक का। और चौथा, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 के प्रिपरेशन में ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कब? जब आप लोग डी ब्लॉक में पढ़े होंगे K2MnO4 की रिएक्शन ओजोन के साथ करवाई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। क्लियर है? ये इसके यूजेज होते हैं। तो फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जो पॉइंट है वो क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे, एक बस 10 मिनट का पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में क्या बोल देते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, चूर्ण की बात कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनना। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन, ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट 2H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन होता है। अपन कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप क्या बोलते हो कि सर CaOCl
Cl या फिर CaOCl2 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर अंदर वाला क्लोरीन है वो +1 में होता है और यहां पर ये -1 में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबल रिएजेंट, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात। रेस्पॉन्सिबल रिएजेंट, रिएजेंट किसके लिए, तो अपन क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबल रिएजेंट फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उस रिएजेंट की अपन बात करते हैं, तो वो कौन होता है, तो अपन क्या बोलते हैं CaOCl होल ट्वाइस। ये जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, ये तो होती है इसकी बात। अब अपन अगली बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है। अगर मेरे बच्चे आपको इसका प्रिपरेशन करना है, इसका प्रिपरेशन करना है ब्लीचिंग पाउडर का, तो आप लोग क्या यूज करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं ड्राई स्लैक्ट। क्या बोलते हैं, ड्राई स्लैक्ट। इसमें क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, बेचारी क्लोरीन भी कैसी होती है, ड्राई, और यहां पर क्या लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पास किया जाता है। तो आपके पास क्या बनता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्लस H2O जो है वो आपके पास बनता है, और ये पूरा कंपोजिशन मिलकर क्या हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब अपन अगली बात करते हैं, अब अपन अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास क्या है बेटा, क्लोरीन गैस है। आप क्या कर दो, क्लोरीन गैस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कर दो, ड्राई स्लैक्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaOCl में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। क्लोरीन यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में, यहां पर चला जाता है +1 और -1 में। तो बच्चा इसको क्या बोलते हो, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो सर, आप लोग है ना इसकी रिएक्शन, इसकी इसकी किसके साथ करवा दो, तो अपन ने क्या बोला H+, एसिडिक मीडिया दे दो, अम्लीय माध्यम दे दो, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। किसके साथ रिएक्ट करवा दो, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। तो बच्चा ये क्या हो जाता है, +1 और -1 मिलकर 0 में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं कम प्रपोर्शन रिएक्शन, कम प्रपोर्शन रिएक्शन। इसको बोलते हैं विषमानुपातन, इसको बोलते हैं समानुपातन। हिंदी में क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा समानुपातन। ठीक है, अब सुनो सर, अगर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दो डिफरेंट में जाती है तो उसको डिस्प्रपोर्शन, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है तो क्या हो जाता है, समानुपातन। फटाफट से फोटो खींच लो और बात को खत्म करते हैं। फोटो खींच लो और केमिकल रिएक्शन बताकर बात को खत्म करते हैं। हो गया भाई, हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर की कहानी है, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई ऐसा मुश्किल काम इसमें है नहीं, और छोटा सा ब्लीचिंग पाउडर है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो इसमें। ठीक है, बस 5-10 मिनट का टॉपिक होता है, तो यार 5-10 मिनट अपने पास बच रहे थे, तो अपन क्या क्यों ना इस टॉपिक को खत्म कर ले, ताकि एक हेडेक जो है वो खत्म हो जाए, हमें आगे चलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, उनको देख लेते हैं। आ जाओ भाई, देखना मेरे बच्चों केमिकल रिएक्शंस, देखना मेरे बच्चों केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। आप लोगों का जो CaOCl ब्लीचिंग पाउडर ये होता है। ठीक है, आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड के साथ। तो अपन क्या बोलते हैं कि रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले किसके साथ, HCl के साथ।
HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। आपको याद होगा बच्चा, मैंने बोला भी था कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस देता है। बच्चा दूसरा एसिड लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम का कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस। तीसरा एसिड लेता हूं H2SO4, तो बेटा ये क्या बना देता है, CaSO4 और साथ में क्लोरीन गैस। कट तो नहीं रहा ना, नहीं सही है। तो अपन क्या कह रहे हैं, ऐसा बन जाता है, ठीक है। अगर मेरे बच्चों आप इसको गर्म कर दो, आप इसको गर्म कर दो तो ये बना देता है कैल्शियम क्लोराइड और साथ में CaClO3 होल ट्वाइस, यानी कि क्लोरेट कैल्शियम क्लोरेट में चला जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, इसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो सर, ये खुद तो कैल्शियम क्लोराइड में जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन बहुत वाहियात काम करेगा। सबसे पहले H2S को सल्फर में ले जाएगा। दूसरा बेटा आप लोगों का Fe+2 जो होता है उसको Fe+3 में ले जाएगा। तीसरा मेरे बच्चे आप लोगों का जो अमोनिया होता है उस अमोनिया को नाइट्रोजन में ले जाता है, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड और अमोनिया का केमिकल रिएक्शन। अगली बात सुनना बेटा, अगर आप लोग HBr और HI को यूज करते हो, HBr और HI को यूज करते हो तो ये क्या बनाता है, Br2 और I2 बनाता है। क्या बनाता है, Br2 और I2 जो है वो क्या कर देता है, यहां पर बना देता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आप लोगों के सामने आ जाती है। उसके बाद जो है बेटा आप लोग और भी रिएक्शन चाहो तो ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसे नाइट्राइट को ले लो तो नाइट्राइट को बेटा ये किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। बेटा आप सल्फाइट ले लो तो सल्फाइट को किस में बदल देता है, सल्फेट में बदल देता है। ये इसके केमिकल रिएक्शंस आप लोगों के पास होते हैं जिनको आप आसानी से बता सकते हो। फोटो खींचो और बात को खत्म करते हैं, फोटो खींचो और बात को खत्म करते हैं। जल्दी से डन बोलो बेटा, फिर एक और रिएक्शन बता के बात को खत्म कर देता हूं, ताकि अब अपन क्लास को भी ओवर करेंगे, टाइम होने वाला है और काफी देर से आप लोग जो है वो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। बेटा 2 घंटे ब्लॉक पढ़ना झेलना भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं पढ़ना नहीं बोलूंगा, अब झेलना हो जाता है 2 घंटे ब्लॉक। चलो आगे बढ़े। चलिएगा, लास्ट एक बात बता के खत्म कर देता हूं, है ना। तुम्हें भी भूख लग गई होगी, 10 बजे से बैठे हुए हो, बड़ी हिम्मत करके आप लोग बैठे हैं, बड़ी बात है बेटा। और वो भी इस गर्मी के माहौल में, वो भी छाछ राबड़ी पी कर, और आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। आयो सर, लास्ट रिएक्शन बता के बात को खत्म करते हैं, ध्यान से सुनना। CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर है, आप लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। एसिड की अमाउंट क्या है, लेस अमाउंट, कम मात्रा, ठीक है। दूसरा देखना बेटा, CaOClCl और H2SO4 है, इस बार क्या लिया गया है, एक्सिस में लिया गया है, ज्यादा लिया गया है। जब ज्यादा लेते हैं तो हमें पता है कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, कैल्शियम का सल्फेट बनता है, सॉरी क्या बनता है, कैल्शियम का सल्फेट बनता है, साथ में क्लोरीन गैस निकल जाती है। ये जो क्लोरीन गैस निकलती है इसको अमाउंट कितनी मिलती है, 35 से 38% मिलती है, और इसको बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। हिंदी भाषा में आप लोग इसको प्राप्य क्लोरीन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इसके साथ रिएक्शन करवाते हो ना तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, HCl, और साथ में देखो बेटा क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है सर, ये कहानी मिलती है, ठीक है सर। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर भी खत्म होता है।
कहानी को खत्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। संडे का डोज इतना बहुत है। मिलते हैं कल सुबह के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। फोटो खींच लेना। ओके सर।